तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग आरटीएस का टेस्ट नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। वी हैव रीच टू द टेस्ट नंबर 9 और इस बार का जो हमारा सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक, और ये चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 जो है ये हमारा क्लास 11th का सिलेबस इसमें इंक्लूड हुआ है 1 टू 9। वी आर बेसिकली गोइंग टू डील विद दैट। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें, तो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स टाइप ऑफ टेस्ट है, सेमी मेजर। पहला सवाल है कि यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। देखो एक रिएक्शन ये लिखा है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, और जो दूसरा रिएक्शन लिखा है जिसका इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो वो है 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2। तो कह रहे हैं कि इस वाले का K2 है और इसका K1 है। दोनों में रिश्ता पूछा गया है कि K1 और K2 में क्या रिश्ता है। तो देखो इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला रिएक्शन आ जाएगा। तो एक तो काम किया, रिवर्स किया, तो जब इसको रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नीचे बटे में लिख देते हैं, और चूंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू K2। जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने का उतना पावर में लगा देते हैं, रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो उसको बटे में लिख देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला, K2 इज इक्वल्स टू 1/K1 स्क्वायर। बहुत बार इस तरह के सवाल आपको नीट में मिल जाएंगे। The decreasing order of boiling point of the following hydride is। अब इसमें देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज देखते हैं, क्योंकि हाइड्राइड्स दे रखे हैं तो जरा इनको देख लेते हैं। PH3 NH3 देन आफ्टर ASH3 और SBH3। तो ये जो सवाल है, इस सवाल में अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे पहले, एक तो ये तो हाइड्राइड्स हैं इससे ग्रुप के, और H2O एक अलग से, मतलब ये ग्रुप 16 का हाइड्राइड है। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ जाने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ेगा, और अगर वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ना चाहिए। तो नियम के हिसाब से ये होना चाहिए कि अमोनिया से ज़्यादा PH3 का होना चाहिए, फॉस्फीन का, देन आफ्टर ASH3 आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, ऐसे चलना चाहिए। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि ये जो NH3 है इसके पास एक स्पेशल तरह का बॉन्डिंग होता है। इट हैज़ द फैसिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। लेकिन बढ़ के इतना बढ़ नहीं जाता है कि सबसे आगे चला है, 2 कदम आगे चला जाता है, यानी इससे 1 कदम पीछे रह जाता है। तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इनको अगर मैं अरेंज करूँ सबको, तो सबसे आगे इनमें आएगा SBH3, देन आफ्टर आएगा अमोनिया, फिर अमोनिया के बाद आएगा ASH3, देन आफ्टर आएगा PH3। तो ये एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था जिसमें कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से 2 कदम आगे चला। अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन सब से ज़्यादा होता है, बिकॉज एक तो चारों ऑप्शन में है तो उसमें सोचना भी नहीं है, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज वो 16th ग्रुप का और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें से अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो तीसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड वन फॉर दिस ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपको ये बातें याद रखनी है कि नीचे जाने पर मॉलिकुलर वेट बढ़ता है, मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ेगा, और वॉन्डर वॉल फोर्स दो मॉलिक्यूल्स को आपस में पकड़ के रखता है, तो जितना स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा बॉयल करने में उतना मुश्किल हो जाएगा। The rapid change of pH near the stoichiometric point of an acid base titration is the basis of indicator। अब देखो ये एक एसिडिक pH की तरह काम कर रहा है, तो इसमें आप जानते हैं pH का फॉर्मूला हो जाएगा pH will be equal to pK इंडिकेटर प्लस लॉग, ऊपर की तरफ लिखते हैं आयोनाइज्ड स्पीसीज और नीचे की तरफ अनआयोनाइज्ड। यही सेम काम हम लोग बफर सॉल्यूशन में भी करते हैं।
ये फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर आयोनाइज्ड यानी सॉल्ट लिखते हैं, सॉल्ट अपॉन बेस या सॉल्ट अपॉन एसिड लिखा जाता है, तो नीचे एसिटिक एसिड लिखा जाएगा, ऊपर CH3CO माइनस लिखा जाएगा। तो चार्ज ऊपर रहता है और अनचार्ज नीचे रहता है, या आयोनाइज्ड ऊपर रहता है, अनआयोनाइज्ड नीचे रहता है। तो इससे मैच कर लें कि कौन सा मैच कर रहा है इसमें से। पीएच माइनस पीके इंडिकेटर या पीकेए भी लिखा है तो वो भी चलेगा, इज इक्वल्स टू लॉग पीएच माइनस पी, यानी ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। पीके को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पीएच। यहाँ पर पीके इंडिकेटर भी लिखा जा सकता है और पीकेए भी लिखा जा सकता है फॉर एसिड, क्योंकि एसिड की बात कर रहे हैं, HIN मतलब एसिडिक इंडिकेटर है, तो आप पीकेए भी लिख सकते हैं, उससे कोई बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें आपको सबका पीएच बताना है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे एसिटिक एसिड इन्होंने लिखा है सोडियम एसिटेट, तो CH3COONA है। अगर हम इसे दो टुकड़े में तोड़ेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। दो टुकड़े में तोड़ने के बाद ये जो है ये बनाएगा एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जब पानी में जाएगा तो ये बनाएगा एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। तो अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में आपको पता है विजेता ये बनेगा, मतलब इसकी ज़्यादा कहानी सुनी जाएगी। तो ये सॉल्यूशन इसका जो होगा वो ओवरऑल बेसिक सॉल्यूशन होगा। और आपको पता है बेसिक सॉल्यूशन जो है उसका 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर देखें या टेम्परेचर मेंशन ना किया जाए तो उसका पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा इसके लिए, इट विल बी अल्कलाइन एंड पीएच विल बी मोर देन 7। तो ए को मैंने थर्ड के साथ मैच कर लिया, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। और उसी प्रक्रिया को आप फॉलो कर लें। जैसे ये NH4Cl है तो इसमें HCl बनेगा विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4OH वीक बेस बनेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात मानी जाएगी, एंड एसिडिक पीएच यानी पीएच विल बी लेस देन 7। तो बी को सेकंड के साथ मैच। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग बन जाएं तो फिर इट विल बी न्यूट्रल, और अगर ये वीक हो दोनों तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल कहा जा सकता है। पीएच 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के एंड के बी ऑफ बोथ द एसिड। ClO3 माइनस की ज्योमेट्री पूछी गई है तो आप इसका चित्र बना लें। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O माइनस बन जाता है तो एक ही बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे एक लोन पेयर बच जाएगा। गिनते हैं लोन पेयर को और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, तो 1 2 3 और 4, 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन और साथ में एक लोन पेयर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज पिरामिडल, पिरामिडल विल बी द ज्योमेट्री। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा सा अगर बहुत आइडियल लैंग्वेज में बोले तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, शेप पिरामिडल होता है, लेकिन चूंकि इन्होंने ऑप्शन में ऐसा दे रखा है तो उतना सोचने की आपको जरूरत नहीं है। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड एनसीईआरटी ने मेंशन करा है, एनसीईआरटी नहीं एनसीईआरटी ने मेंशन करा है। तो LIF जो होता है उसमें दोनों ही स्मॉल साइज के हैं, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज तो दोनों का कंपेरेबल साइज है, स्मॉल साइज है, तो इनकी जो लैटिस एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होगा, हाई लैटिस एनर्जी। आपको पता है लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। They will have high lattice energy and because of that it will be very stable compound LIF। ये stable हो जाएगा among all these। In the reaction A2 plus 3B2 gives 2AB3, सबका दे रखा है standard entropy change, the standard enthalpy change दे रखा है 95, तो टेम्परेचर पूछा गया। तो पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं, A2 plus 3B2 gives 2AB3। अब इसमें आपको सबका एंट्रोपी चेंज दे रखा है, यानी S दे रखा है सबका। तो A2 का दे रखा है कितना 190, इट इज 190। B2 का दे रखा है 130, इट विल बी 130 फॉर B2, एंड AB3 का दे रखा है 195। तो सबसे पहले तो ना इस रिएक्शन का हम लोग डेल्टा S निकाल लेते हैं। डेल्टा S बराबर होता है समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ये है। तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसको 2 से गुणा करोगे तो 2 से गुणा करोगे 390 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाओ, 190 लिख लेंगे, 190 इसका है, और साथ में इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 390 बन जाएगा।
तो ये दोनों में से 390 और 390 तो कैंसिल हो जाए, जब आप इसको गुणा करोगे ये 390 और 390 विल कैंसिल आउट। तो टोटल जो डेल्टा एस आएगा चेंज इन एंट्रोपी दैट विल कम आउट टू बी -190। अब डेल्टा एस मिल गया, डेल्टा एच ऑलरेडी गिवन है 95 किलो जूल है, इस बात का ध्यान रखना है। तो टेम्परेचर जिस पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा वो निकालना है। तो जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आता है उस टाइम पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है, तो टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो डेल्टा एच कितना दिया है -95 किलो जूल है, तो इसको 95,000 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 190 करेंगे तो ये तो दोनों कट जाएंगे, और 19 हाँ 20 पंचे 100 तो 19 पंचे 95, तो दिस विल कम आउट टू बी 500। और माइनस चूंकि दोनों में था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर 500 केल्विन हो जाएगा। 500 केल्विन पे ये कर लेगा। डेल्टा एच और डेल्टा एस को जब डिवाइड करते हैं तो वो टेम्परेचर आता है जिस पे इक्विलिब्रियम अटेंड करे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। यही करेक्ट ऑर्डर नहीं है, सबसे पहला वाला है। क्रोमियम पीछे होना चाहिए उधर, आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखें तो क्रोमियम पीछे होना चाहिए था, और आयरन और निकल लगभग बराबर होते हैं, तो पहला ही इसमें इनकरेक्ट है। तो डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर, तो दिस इज फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। और आयरन और निकल का साइज लगभग लगभग बराबर होता है। आयरन कोबाल्ट और निकल का साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है। CH2 Cl2 इज नॉन पोलर, सही बात है, ये नॉन पोलर है और ये पोलर मॉलिक्यूल है। CCl4 को पोलर कहा गया, गलत बात कही गई। देखो अगर किसी मॉलिक्यूल के चारों तरफ सराउंडिंग एटम सेम, जैसा कि इसमें है, यहाँ सराउंडिंग एटम जो है वो कौन है, क्लोरीन, और लोन पेयर एब्सेंट है, सराउंडिंग एटम सेम हो और लोन पेयर एब्सेंट हो, तो उसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो CCl4 जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिखा होता तो सही, यानी असर्शन गलत हो गया। रीजन देख लेते हैं, मॉलिक्यूल विद जीरो डाइपोल मोमेंट इज नॉन पोलर इन नेचर। सही बात लिखी है, अगर जीरो डाइपोल मोमेंट होते हैं तो उन्हें नॉन पोलर कहा जाता है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो हम लोग चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे, असर्शन इज नॉट करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, असर्शन गलत है और रीजन जो है वो सही लिखा हुआ। और द रिएक्शन H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। देखो रिएक्शन ऐसे लिखा है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स 2O, और इन्होंने बॉन्ड एनर्जी दे रखी है HH बॉन्ड की। तो मैं यहाँ बॉन्ड एनर्जीज ऊपर मेंशन करके लिख लेता हूँ। HH बॉन्ड की दे रखी है X1, यानी इस वाले का X1 दे रखा है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का दे रखा है X2, यानी इसका X2 है, और H2O का जो OH बॉन्ड का दे रखा है वो दे रखा है X3, दिस इज X3, right? And they are asking if the latent heat of vaporization of water liquid into water vapor। एक और जानकारी दे रखी है कि अगर वाटर लिक्विड लिया जाए, यानी H2O लिक्विड ले लें और इससे हम लोग बना दें H2O गैस, तो इसका जो है निकल के आएगा, इसका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो X4 दे रखा है, मतलब इस रिएक्शन का हीट X4 है। तो ये कह रहे हैं फाइंड डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर के फॉर्मेशन का हीट मुझे निकालना है, तो पहले मैं लिक्विड वाटर के फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखता हूँ। लिक्विड वाटर के फॉर्मेशन का रिएक्शन होगा H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड। इस रिएक्शन का मुझे एंथैल्पी बताना है। अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन को डिकोड करके लिखा है। देखो सबसे पहले लिखा था कि ये ऐसे है, इसका आपको ये सबका बॉन्ड एनर्जी दे रखा था, इस रिएक्शन का हीट दे रखा है X4। लेटेंट हीट का मतलब ही होता है लिक्विड से गैस बदलने में जितनी हीट लगे, तो X4 दे रखा है, और ये वो रिएक्शन है जिसका आपसे पूछ रहे हैं। अब सबसे पहले क्या मैं इस रिएक्शन की हीट निकाल सकता हूँ क्या? मैं इस रिएक्शन की अगर हीट निकालना चाहता हूँ तो उस केस में यहाँ पे भी गैस होना चाहिए। सवाल में आप देखो यहाँ पे लिक्विड लिखा है, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप तभी लगा सकते हैं
बॉन्ड एनर्जी डिफाइन ही की जाती है फॉर गैसियस स्टेट, सब गैसियस स्टेट में हो तभी इसका ये x3 यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन की हीट निकाल लेते हैं। आपको पता है बॉन्ड एनर्जी गिवन हो तो हीट होती है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इस रिएक्शन की जो हीट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रिएक्टेंट में है x1 यानी इसकी हीट हो गई x1 प्लस ये x2 का आधा करेंगे तो इट विल बी x2/2 और साथ में इसमें से माइनस करेंगे x3 को। अब जरा इस बात को ध्यान से समझ लो कि ये आई किसकी हीट है, ये इस रिएक्शन की हीट आ गई मेरे पास, लेकिन मुझे इस रिएक्शन की हीट नहीं चाहिए, मुझे तो इस वाले रिएक्शन की चाहिए। यानी मुझे सिर्फ यहाँ गैस की जगह क्या चाहिए, लिक्विड। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस रिएक्शन में इस रिएक्शन को उलट के जोड़ देता हूँ। ये अगर ऐसे ना उलट के जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि गैस और गैस कट जाएगा, लिक्विड बच जाएगा। अच्छा, किसी को अगर उलट के जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसकी हीट भी रिवर्स हो जाती है, तो इट विल बी -x4। यहाँ पे ये -x4 हो जाएगा फॉर दिस रिएक्शन। तो अगर मैं इस रिएक्शन की हीट लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2/2 -x3 और -x4 हो जाएगा। ओके, सो x1 प्लस x2/2 x3, ओके आई एम सॉरी, x3 के आगे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। रीज़न ये है क्योंकि x3 जो है ना इसका नहीं दे रखा, ये मैंने यहाँ पे देखो गलत लिख लिया था। ये OH बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है और इसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कितने OH बॉन्ड मिलेंगे, 2 OH बॉन्ड मिलेंगे, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। इट विल बी -2x3 -x4 हो जाएगा। तो x1 प्लस x2/2 -2x3 -x4 यानी तीसरा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं लिखा था। चाहते तो इस वाले का डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, वो सिंपल क्वेश्चन हो जाता, लेकिन थोड़ा सा तो आपको सवाल में हल्का फुल्का ट्विस्ट होना चाहिए ताकि आप उसके लिए प्रयास करें। जैसे ये एकदम सीधा सवाल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज, गलत बात लिखी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है, साइज को डिफाइन नहीं करता है, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। spin quantum number of an electron determines the orientation of the spin of electron relative to the chosen axis। तो ये सही बात लिखी है कि स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को डिफाइन करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यानी मैं चौथे आंसर के साथ जाऊंगा। मेरा सही जवाब हो जाएगा फोर्थ वन। बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जर्कोनियम हॉफनियम बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, तो इसमें आपको कुछ सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। तो देखो सवाल पेपर में ऐसे भी होते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, कुछ ऐसे भी होते हैं आप सीधे टिक करके आगे ही निकल जाए। इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, 300 प्लस 1/2 ये पॉसिबल है। 2 n और l कभी बराबर नहीं हो सकते, n और l में l जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो n-1 तक ही जा सकती है, तो मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है। 4 3 -2 -12 ये एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 -1 ये गलत हो गया। L और M में से जो M है वो माइनस का चिन्ह हटा दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, तो दोनों बराबर तक तो हो सकते हैं लेकिन M बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसमें अगर आप माइनस का चिन्ह हटा दे तो ये 1 बन जाएगा, तो 0 से 1 बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़ा। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है, देखो 2 और ये 3 ये दोनों बराबर हो सकते हैं लेकिन M बड़ा नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो माई आंसर विल बी बी, डी एंड ई, यानी करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। देखो इसमें समझ लो n और l आपस में बराबर ही नहीं हो सकते, मतलब l को छोटा ही रहना पड़ेगा, एक छोटा नहीं, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जो भी छोटा हो, लेकिन छोटा रहना पड़ेगा। और l और m मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि m बड़ा हो जाए, तो ये तो दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर। इसमें कहा गया है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखो यहाँ से यहाँ कितने का फर्क आ रहा है, तकरीबन 400 का, यहाँ 8 3 1100, यहाँ 11 3 1400, लेकिन यहाँ 1500 का फर्क आ गया, और 1500 क्या 1700 का फर्क आ गया। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन के बाद हाई जंप देखने को मिल रहा है, मतलब वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर बैलेंस सेल के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, अब अगला कोर से निकाल रहे हो, तो कोर से निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी 3200 विल बी पॉइंट जहाँ से आप बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को एग्जॉस्ट कर चुके हो ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड
व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू ओके। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन, तो फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। हम लोग ये समीकरण जानते हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन आता है n2 से n1 पर आता है, ये हम जानते हैं नियम। तो अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो 1/λ निकल के आएगा, लेकिन अगर इसी को मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये c/λ यानी फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, और इधर बन जाएगा आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब आपको इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आर की वैल्यू तकरीबन 1.07 इंटू 10 की पावर 7 होती है। सी जो है वो है 3 इंटू 10 की पावर 8, और जेड स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मतलब होता है 1 ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2, तो n1 आ कहाँ पे रहा है, 1 पे आ रहा है, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 16। तो अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है। सारी मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे तो द आंसर विल बी 3.08 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, यानी पहला करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सरल सवाल है। 28 ग्राम मोल निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट 4 होता है, 4 सत्ते 28, 7 मोल है। 46, 23 दूना 46, 2 मोल है। ए के साथ सेकंड को मिलाना है एक ही ऑप्शन में, तो आगे मिलाऊंगा ही नहीं। मतलब बहुत ही आसान है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। SF4 का नाम आपने सुना होगा। सी शॉ शेप होता है इसका। वो जो नहीं, खेल वाला होता है, सल्फर में 2 फ्लोरीन ऐसे लगे हुए हैं, और ये 2 फ्लोरीन इस तरीके से, और यहाँ पे 2 2 4, और एक ये लोन पेयर है, तो ये ऐसे नहीं झूला होता है, सी शॉ शेप होता है। सी शॉ, it is not octahedral geometry, it is trigonal bipyramidal geometry and seesaw shape. For a concentrated solution of a weak electrolyte AX/By of concentration C, the degree of dissociation, तो अब degree of dissociation का आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा होगा कि अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A by C। सीधा मैं इसी को पूछ लेता तो बहुत ही आसान सवाल हो जाता। मैंने सोचा कि कुछ इसमें कानून करा जाए, है ना, मतलब मैंने नहीं सोचा, जिसने भी सवाल बनाया होगा। देखो ये इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है AX/By। आपको पता है कि जब ये टूटेगा पानी में तो इसमें बनेंगे XA प्लस वाई, और साथ में बनेगा YB माइनस एक्स, ऐसे करके, है ना। चार्ज को देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये अब यहाँ पे मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितना लिया, लेट अस से कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिया C, तो C लिया तो यहाँ 0 0 बनेगा, C से जाएगा C अल्फ़ा, यहाँ पे x से गुणा करेंगे तो बनेगा XC अल्फ़ा, यहाँ पे बनेगा YC अल्फ़ा। अब इसका k लिखना चाहोगे तो k इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू XC अल्फ़ा की पावर x, यहाँ x है तो पावर x लग जाएगी, और ये बनेगा YC अल्फ़ा की पावर y डिवाइडेड बाई, यहाँ ये बन जाएगा C 1 माइनस अल्फ़ा। आपको पता है अल्फ़ा बहुत छोटा होता है, तो 1 माइनस अल्फ़ा को आप यहाँ से इग्नोर कर दे। प्रोसेस सेम है, जैसे उस वाले में करते हैं, प्रोसेस सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पावर जो है वो 2 नहीं लग रही है, तो वो अंडर रूट उस तरीके से नहीं आ रहा है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। वरना अगर यहाँ पे C और C ही लिखा होता, C अल्फ़ा, मतलब वो सिंगल वाला ही टूटने वाला होता, AB टाइप का होता, तो आपका आंसर अंडर रूट में आ जाता। प्रोसेस सेम करनी है, रिजल्ट तक पहुँचना है सिर्फ। यहाँ से देखो K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू, ये x की पावर x है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर x। ये y की पावर y है तो इसको भी यहीं बगल में लिख लेते हैं, y की पावर y। और ये यहाँ देखो c की पावर x है और c की पावर y है, और यहाँ c की पावर 1 है, तो ओवरऑल c की पावर क्या लिखी जा सकती है, देखो गुणे में पावर जुड़ जाती है यानी x प्लस वाई, और डिवाइड में घट जाती है तो -1, यानी c का काम खत्म कर दिया। ये c का हो गया, x और y को भी निपटा दिया था, अब अल्फा बचा। तो अल्फा की पावर कितनी बचेगी, अल्फा की पावर बचेगी x प्लस वाई।
अब ये सबको बटे में लेके चले जाओ, गुणा ही हो रहा है। अल्फा की पावर x प्लस वाई विल बी इक्वल टू k अपॉन x की पावर x, y की पावर y और c की पावर x प्लस वाई माइनस वन, ये आ जाएगा। और ये x प्लस वाई पावर जब उधर की तरफ जाती है तो 1/x+y बन जाएगा। तो ये वाला आंसर आ जाएगा 1/x+y। मतलब यू आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस एंड यू आर रीचिंग टू द सेम रिजल्ट, बट अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस ऑफ डेटा। और सवाल थोड़ा खतरनाक, मतलब खतरनाक दिखने में, लगाने में खतरनाक नहीं। देखो, एक होता है कि मैंने आपको जब ये करके दिखाया होगा क्लासरूम में, तो एक होता है कि आपने रिजल्ट याद कर लिया, तो रिजल्ट तो हर बच्चा याद करके जा रहा है। एक होता है कि आप प्रक्रिया समझ गए हैं, तो अगर कुछ नया भी आ गया तो उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। और हर साल एग्ज़ाम में नए सवाल आते हैं। मैंने पहले भी बताया ये बात कि एग्ज़ाम में नए टाइप के सवाल आते हैं, वो बाद में पीवाईक्यूज़ बन जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब उसको हर आदमी लगा लेता है। एग्ज़ाम के 4 घंटे बाद चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सबके सवाल लग जाते हैं। एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम इन दैट ईयर, तो उसके लिए आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक। अगर आप सिर्फ ये वाला याद करके गए हो, तब भी मैं ये नहीं कह रहा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सीट्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो सिलेक्शन तो आपका ये रिजल्ट भी मतलब डायरेक्टली याद रखोगे तो करा देगा। बट इफ़ यू वांट टू स्टडी इन अ गुड मेडिकल कॉलेज, तो आपको प्रोसेस पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। एक सिलेंडर फिल किया गया है विद अ मूवेबल पिस्टन कंटेन लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर एट 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। देखो, सॉल्ट जब किसी के अंदर मिलाओगे ना, तो वेपर्स कम हो जाएंगी, और वेपर कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ही आता है जब इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। तो जब ये इक्विलिब्रियम होगा, उस टाइम पे जो वेपर का प्रेशर होता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस क्वांटिटी। अगर आप ये डिसॉल्व करोगे तो दैट विल लीड टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अगर आप कोई भी चीज़ घोलते हो तो एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा एंट्रोपी इंक्रीज। इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 CO2, सबका फॉर्मेशन का एंथैल्पी दे रखा है रेस्पेक्टिवली, चेंज इन एंथैल्पी फॉर कंबशन, तो कंबशन का रिएक्शन लिख लेते हैं। कंबशन का रिएक्शन है C2H4 प्लस O2 इफ CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर लो, कार्बन इधर की तरफ 2 है तो यहाँ 2 लिख लो, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 लिख लो, 2 गुणे 2 4 और 2 6, यानी यहाँ 3 लिख लो। अब सबकी दे रखी है मुझे क्या, एंथैल्पी दे रखी है ऑलरेडी फॉर्मेशन की। तो C2H4 का कितना दे रखा है 52, इसके नीचे लिख लेते हैं 52। इसकी जीरो हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है कि जो अपनी नेचुरल स्टेट में रहता है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है। इसका दिया है -394, -394, और पानी का दे रखा है -268। अब आपको पता है, अगर आप किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना चाहते हो और आपको फॉर्मेशंस दे रखे हैं, तो आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है। तो प्रोडक्ट में 2 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू -394, फिर इसमें आप जोड़ोगे 2 इंटू -268, तो ये तो प्रोडक्ट का हो गया, ये इतना जोड़ ले जाओ तो ये प्रोडक्ट का आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का कितना था 52। अब आपको बस एक गुणा करना है और जोड़ना है, सब कुछ अच्छा रहा तो आप 1412 किलो जूल पर मोल तक पहुँचे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 1412 आ जाएगा। ये लगभग 400 गुणे 2 800, 250 गुणे 2 500, तो 8 5 1300 हो गया, 1350 तो जोड़ के यहीं पर आ रहा है, क्योंकि सारे ही माइनस में है तो जुड़ ही जाएंगे। तो मतलब 12 1300 से ऊपर का हो गया आंसर, और आंसर नेगेटिव में आएगा। तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही बात लिखी है। जितना छोटा एटम होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। तो इसका मतलब ये बात तो सही लिखी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शेयर, शेयर नहीं, टू पुल। ये बात गलत लिखी है, इसको टेंडेंसी टू शेयर नहीं बोलते हैं,
टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये मैच द कॉलम है। अनसर्टेनिटी h अपॉन 4 पाई m के बराबर हो जाएगी। रेडियस 5.29 हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई और डी ब्रॉगली h अपॉन एम वी हो जाएगा। तो ए को सेकंड के साथ मैच करें, एक ही ऑप्शन में है तो उसको टिक कर दो। फिर बी फर्स्ट, मतलब बाकी आगे का सोच नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट? पोलराइजिंग पावर, चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, सही लिखा हुआ है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ये पार्शियली डबल है, ये डबल है, ये ट्रिपल है। ट्रिपल से बड़ा डबल होता है, डबल से बड़ा पार्शियली डबल होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। डाइपोल मोमेंट NH3 का ज़्यादा होता है NF3 की तुलना में, क्योंकि NH3 के अंदर सपोर्टिव डाइपोल्स होते हैं और NF3 में फ्लोरीन नीचे खींच लेता है तो अपोजिंग डाइपोल है। BCl2 का 0 है, तो ये भी सही लिखा है। ये जो लिखा है बॉन्ड एंगल BF3 का 120 होता है और ये 107 होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका मतलब चौथा गलत आंसर हो जाएगा और द रॉन्ग वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल की तलाश में जरा आप देखें, मैंने बताया था L और M, ये दोनों इस तरीके से नहीं हो सकते। L और M आपस में बराबर हो सकते हैं लेकिन M बड़ा नहीं हो सकता, तो थर्ड इसमें से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इसके अंदर मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो एक है H2O, ये है OH2 और एक है OF2। अब इसके अंदर क्या होता है, दोनों का सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम इज सेम, और एक OCl2 भी है अपने पास। अगर सेंट्रल एटम सेम हो, सराउंडिंग एटम डिफरेंट, इसमें देखो सराउंडिंग एटम दोनों में डिफरेंट है, तो साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ सराउंडिंग एटम, यानी सॉरी बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ सराउंडिंग एटम। जिसकी EN ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। OF2 और OH2 में, यानी H2O में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा साइज किसका हो जाएगा, ये OF2 से ज़्यादा H2O का हो जाएगा। OCl2 में आप देखो Cl2 का साइज अगेन और बड़ा है, तो ये बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ दीज एटम्स Cl का, इट विल बी ग्रेटर। और ClO2 जो है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ClO2 इट्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसका तकरीबन 118 डिग्री के करीब एंगल होता है, ये 111 के करीब एंगल है। पानी का आपको पता ही 104 के करीब होता है, ये 103 के करीब है, तो करेक्ट ऑर्डर जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा। करेक्ट विल बी द थर्ड ऑप्शन फॉर दिस। An electron E is moving in the fifth stationary state and another electron is moving in the fourth stationary state. Radius of orbit of electron E1 is 5 times the radius. Radius का रेशियो दे रखा है, यानी R1 upon R2. Radius of orbit of electron E1 is 5 times. E1 की रेडियस 5 टाइम्स, मतलब ये रेशियो आपको 5 दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ भी यही हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये जो 5 दे रखा है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 0.529 कट गया। अच्छा, ये जो पहला वाला है वो फिफ्थ स्टेशनरी स्टेट में, यहाँ ये तो हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25 अपॉन जेड, इसका पता नहीं तो इसका Z1 मान लेते हैं। और ये जो दूसरा वाला है ये किस में है, इट इज़ इन फोर्थ स्टेशनरी स्टेट, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16 और इनटू इसका भी Z पता नहीं तो Z2 लिख लेते हैं। यहाँ से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू 16/5 या Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू 5/16। ये पहला डेटा मुझे कलेक्ट हो गया रेडियस का रेशियो देख के। अब वेलोसिटी का पूछ रहे हैं कि बताओ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा,
Z1 अपॉन Z2 और N2 अपॉन N1। Z1 अपॉन Z2 देखो कितना दे रखा है 5/16, ये भी निकाल के लाए हैं। और N2 अपॉन N1 एक 5वें में है और एक चौथे में है, तो 25 नहीं N2 अपॉन N1 है, सॉरी, एक चौथे में और एक 5वें में, इस तरह तो 5 5 कट जाएगा, 1:4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 1:4 अगर V1 अपॉन V2 पूछा गया है तो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, आपको पता है कि ये K जो है ये तो +1 में ही रहेगा, कभी बदलता ही नहीं। और ये जो मॉलिक्यूल है इसका 0 है, तो इस +1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए यही है जो -1 में हो सकता है। आंसर विल बी थर्ड। जिनको मेटल कार्बोनिल वाला रूल याद हो वो जान लें कि सिर्फ मेटल कार्बोनिल होता है तब ऐसा होता है, मेटल और कार्बोनिल, तो इसकी 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ मेटल कार्बोनिल का एग्जाम्पल नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस जो होती है वो हाईएस्ट होती है रेस्पेक्टिव पीरियड में, सही बात लिखी है, क्योंकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये भी सही बात है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। IUPAC नेम लिखना है तो आप देखो इस और इस फंक्शनल ग्रुप में ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देंगे हम लोग, अमाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो 1 नंबर यहाँ से शुरू करो, 2 3 4 5 6। अब 2 नंबर पे मिथाइल लगा है, 6 नंबर पे ऑक्सो लगा हुआ है, एक्स है, 3 पे ईन है और अमाइड है। करेक्ट नेम हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। एक वीक एसिड है, उसका के दे रखा है और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएशन, तो आपको पता है अल्फा इज इक्वल्स टू √ऑफ के अपॉन सी। के का वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻⁵, कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1। अंडर करेंगे तो यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा 10⁻², लेकिन परसेंट में अल्फा पूछा गया है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, 100 से गुणा करोगे तो 1% आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो आइसोथर्मल हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही होगी, एंथैल्पी भी नहीं चेंज होती है अगर वो आइडियल गैस, और आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंथैल्पी भी चेंज नहीं होती है, एंथैल्पी रिमेन्स अनअफेक्टेड। सही आंसर हो जाएगा रिड्यूसेस टू जीरो, व्यर्थ ऑप्शन। ये बहुत ही सरल सवाल है, अगर कोई इक्विलिब्रियम पे है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। चेंज इन एंट्रोपी फॉर द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइसेस, तो देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है और टेम्परेचर भी दे रखा है। और आप जानते हैं ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो डेल्टा एस आ जाता है, तो यहाँ से डेल्टा एस बराबर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 273। ये 1000 लिखना है क्योंकि वो 6 किलो जूल दे रखा है, इसको भाग दोगे तो 21.97 आ जाएगा। करेक्ट आंसर। एक इक्विलिब्रियम है और इस इक्विलिब्रियम को आप देखें तो इट इज BOH और इससे बन रहा है B+ और OH-। इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, K इज इक्वल्स टू दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶। और जिसका पूछा गया है वो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मुझे उधर की तरफ H2O चाहिए तो भाई इधर H2O तो लाना ही पड़ेगा, और ये H2O में लिखूंगा किससे, H++ OH-। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूं तो मेरा रिक्वायर्ड यानी डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगा। आपको पता है ये पानी का आयोनाइजेशन है, इसका जो K होता है वो 10⁻⁻14 होता है अगर ये ऐसे लिखा होता, लेकिन ये ऐसे लिखा है तो इसका हो जाएगा 10⁻+14। अब आपको बस दोनों K को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको 10⁻+14 से मल्टीप्लाई करोगे 8 बचेगा पॉजिटिव में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। दो रिएक्शन को जोड़ने से अगर तीसरा आ रहा है तो उनके K मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। इसका K दे रखा था, ये वाले का -14 नहीं लेना है, प्लस लेना है। माइनस किसका होता है, जब वो H2O इधर लिखा हो और H+OH उधर की तरफ लिखे हो। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, सही बात है। एसिडिक बफर तब बनता है जब सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और उसका सॉल्ट मिलाया जाए, दोनों बातें सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। PCl5 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में आप ऐसा करेंगे PCl5 लिख लें और इससे बना ले PCl3 + Cl2। इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल लगाने के नियम में ये होता है, पहला नियम कि अगर मोल्स ना दिए हों तो आप कितना मोल मान लें, 1 मोल मान के चलें। प्रेशर से भी इस सवाल को लगा सकते हैं, 50% डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ इनिशियल प्रेशर P मान लो, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 50% डिसोसिएट हो रहा है तो ये हो जाएगा P - P/2।
और ये बन जाएगा P/2 और ये भी P/2। ओके, सो देयर इज सम प्रॉब्लम इनटू दिस। 50% डिसोसिएट हो रहा है, जिससे हम ये टोटल प्रेशर दे रखा था ना एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, हम इसे P कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मोल से ही लेके चलते हैं, दैट विल बी एन ईजियर वे टू डू। तो यहाँ पे शुरुआत का 1 मोल मान लो, यहाँ पे 0 0, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 0.5, यानी तीनों के मोल तो सेम मिलने वाले हैं, इसका भी 0.5, इसका भी 0.5, इसका भी 0.5। टोटल मोल 1.5 है, तो सबका मोल फ्रैक्शन हो गया 1.5 1.5। टोटल प्रेशर P दे रखा है, तो P से मल्टीप्लाई कर दो। अब Kp का वैल्यू लिख लो, तो Kp बराबर हो जाएगा 0.5 P अपॉन 1.5 इंटू 0.5 P अपॉन 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 P अपॉन 1. ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये करोगे तो P/3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा P इज इक्वल्स टू 3 Kp। तो इसमें से आप ऑप्शन चूज करेंगे तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब मोल से भी चल सकते हो, प्रेशर से भी चल सकते हो, लेकिन इनिशियल प्रेशर P नहीं ले सकते, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम के टाइम का टोटल प्रेशर दिया हुआ है। और फिर मैं एक और अननोन वेरिएबल लाना नहीं चाहता था। यहाँ देखो सडन जंप कहाँ मिल रहा है, 500 से 1800 हुआ, 1800 से 2700 हुआ। अब ये 2700 से सीधे 11,000 रुपये हो गए, मतलब रुपए नहीं, जूल। तो सडन जंप 3 के बाद मिल रहा है, मतलब बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि ये एल्यूमिनियम के बारे में कहा जा रहा है। एक एसिड का pH 6 है, तो pH बराबर 6 दिया है सवाल में, तो इसका मतलब ये है कि H प्लस जो रहा होगा वो 10 की पावर -6 रहा। 100 टाइम्स डाइल्यूट करा गया, तो न्यू जो H प्लस इससे मिलेंगे वो हो जाएंगे 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 10 की पावर -6। अब ये देख के 8 pH नहीं बोल देना है, ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो अभी ना आपको H प्लस एक जगह से और काउंट करना पड़ेगा, H प्लस फ्रॉम वाटर, वो कितना मिलता है 10 की पावर -7। टोटल H प्लस कितना हो जाएगा, टोटल H प्लस में दोनों को जोड़ देंगे, ये 10 की पावर -7 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 8 इंटू 10, 10 इंटू 10 की पावर -8 इसको लिखा जा सकता है। दोनों जोड़ोगे तो आएगा 11 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ से pH निकालोगे तो कितना आएगा, इट विल बी 8 माइनस log 11। अब अगर आपको log 11 नहीं आता तो पता है ना log 10 1 होता है, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और 1 से अगर ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो 8 में से 1 घटाओगे 7, थोड़ा और घटाओगे तो 7 से थोड़ा कम आएगा, तो इसका मतलब सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में 0.334% ऑफ आयरन होता है बाई वेट, मॉलिकुलर वेट दे रखा है, तो इसका 67200, इसका 0.334 बाई 100 करा। ये करने से क्या निकल आएगा, इसमें आयरन का वेट निकल आएगा, इतनी परसेंट है। ये 2 जीरो काट दिया, यहाँ से ऐसे करोगे तो ये 224 आ जाए। कह रहे हैं कि कितने आयरन एटम हैं, तो नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। एक एटम का वजन आपको पता है 56 होता है, तो 224 से भाग दे दो 56, 224/56, तो 50 गुणे 206, मतलब 4 एटम आ जाएंगे, 4 विल बी द करेक्ट। तो सिंपली 0.33% आयरन था, उतना आयरन का वजन निकाल लिया, एक आयरन 56 का होता है, तो 4 से भाग दिया। एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम कहाँ होती है, एंटी बॉन्डिंग में जब दोनों कंबाइन करते हैं ऑर्बिटल्स, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के आसपास न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है उसको वेव मान लिया गया है, तो दो वेव जो होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो जाती है, और वहाँ पे नोड बन जाता है between the two nuclei of the molecule. The pair of species showing perfect tetrahedral geometry. तो पहला ही सही हो जाएगा मुझे लग रहा है, PCl4 प्लस बेस्ट है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, 4 बचा, 4 के साथ इसने बढ़िया बना लिया टेट्राहेड्रल। उधर अमोनिया NH3 था, वहाँ भी 5 थे, एक चला गया, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल बन जाएगा। करेक्ट IUPAC नेम दोबारा से पूछा गया है, तो इसमें यहाँ पे देखो ये C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये नाइट्रो है, तो स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा। इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मतलब हेक्स वाले को तो काट देते हैं। अब इसके बाद नाइट्रो कितने पे आ रहा है, 6 पे, तो 6 नाइट्रो, 4 पे मिथाइल है, करेक्ट है, 4 पे मिथाइल है।
3 पे ऑक्सो है, ये भी सही है, हेप्ट है, 4 पे ईन है और आल है, यही सही हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। तो नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल, नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है। ये जो टी वाला है इसकी सबसे कम हो जाएगी, H2 की सबसे ज़्यादा रहेगी, तो ये करेक्ट आंसर। नीचे जाने पे साइड वाले एटम का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड इजी टू ब्रेक हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे आपको एसिड के साथ मतलब एस स्क्वायर वाले को ढूंढते हैं, ए बी टाइप का इसमें से कौन है, CH3COAG, सी के साथ थर्ड किसमें मिला रखा है, आई गो विद द फोर्थ ऑप्शन। बाकी आप चाहें तो अपना दिमाग लगा सकते हैं, बट एग्जाम के पर्पज से आपको पता है इसमें x की पावर x, y की पावर y वाला सिस्टम लगाते हैं। ASP इज इक्वल्स टू x की पावर x, y की पावर y और सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस y। ये जनरल फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हैं। ए बी टाइप वाला मुझे दिख गया, मुझे एस स्क्वायर इसका दिखा तो मैंने देखा एक ही ऑप्शन है, तो आई गो विद दैट, और वो भी मैंने गलत टिक कर दिया है शायद। सी के साथ फर्स्ट लगाना चाहिए, तो ये वाला लगाएंगे। हाँ, ज़्यादा नेता बनना भी ठीक नहीं होता है, तो ओके, नो प्रॉब्लम, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, है ना, ठीक है, अब सब सही चल रहा है। तो सी के साथ हमें फर्स्ट लगाना है, सी फर्स्ट, ओके, ये वाला नहीं हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं सबसे इजी वाले को करके और अपना काम करके आगे निकल लूँगा, इंस्टीड ऑफ पुटिंग माई ब्रेन इनटू ऑल। एग्जाम में आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। आई विल कॉल इट एन एवरेज पेपर, 40 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। 40 प्लस मतलब नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 प्लस सवाल आपके सही होने चाहिए, क्योंकि 4-5 सवाल ऐसे थे जिसमें इफ़ यू आर 40 प्लस यू आर सेफ। सेफ का मतलब आप सही जगह पे हो, सेलेक्ट हो जाओगे विथ अ गुड गुड रैंक, क्योंकि ह्यूमन एरर तो होगी ही, 100% करके आना पॉसिबल नहीं होता है। जो कठिन सवाल है उन्हें छोड़ना भी सीखें और छोड़ के पश्चाताप ना करना भी सीखें। कई बार बच्चे जिद में आ जाते हैं और जिद जो है वो सवाल तो करवा देगी, सिलेक्शन निकाल देगी आपके हाथ से। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आया जो बहुत ही कठिन था और आपने उसे लगा ही लिया लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ उस साल, उस क्वेश्चन को लगाने का कोई भी आपको अलग से मेडल नहीं दिया जाएगा। तो एग्जाम में यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स फॉर सीइंग। अच्छा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप ये बात जान पाओगे कि ये वाला करना है और ये वाला नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके मन में रूट मैप बन गया कि भाई इसको ऐसे लगा सकता हूँ बट टाइम बहुत लग जाएगा तो बाद में लगाऊंगा, पता ही नहीं है कैसे लगाना है, तो हाउ विल यू डिसाइड। तो उस केस में दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो सी यू इन द नेक्स्ट सॉल्यूशन, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।